Hello everyone, welcome to my channel. So we were continuing propositional logic है ना, and so far we have seen more or less 5 to 4 lectures and जिसमें all the important theory part we have covered and जैसा कि मैंने बताया था in the last lecture जिसमें हम लोगों ने cover किया all the important rules of inference, लगभग 14 to 15 rules we have covered एंड मैंने बताया था कि इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. जो भी कंसेप्ट सो फार वी हैव कवर्ड, जो भी कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूल्स ऑफ इन्फरेंस जो हम लोगों ने कवर किया, ऐसा नहीं है. सभी इसके पहले तक हम लोगों ने जितना भी पोर्शंस कवर कर लिया है उन सभी पोर्शन से ही हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा. ओके, एंड मैंने कोशिश किया मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखने का और हमें मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है हालांकि प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, उस टाइप का क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023-24 क्वेश्चन पेपर. बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है एंड हालांकि इसमें कोई मतलब कुछ प्रूव करना इसमें नहीं है. ये ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो क्वेश्चन वाला जो सेशन था, जो वीडियो था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाला, उसमें भी एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था. पता नहीं मैंने उसको उसमें ये होमवर्क दिया था या याद नहीं, वट एवर इट इज़, हम इससे ही स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा एंड हम लोग प्रोसीड कर सकेंगे फर्दर चीज़ों में. तो क्या है ये देखते हैं, आ जाओ. क्वेश्चन क्या है कि P एक प्रोपोजिशन है जो कि स्मॉल p जो कि डिनोट करता है कि पर्सन इज रिच एंड Q एक प्रोपोजिशन है जो कि डिनोट करता है ए पर्सन इज हैप्पी. सो राइट ईच स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म यूजिंग P एंड Q. तो यहाँ पे टोटल 5 स्टेटमेंट्स हैं और इन पांचों स्टेटमेंट को हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, दैट इज यूजिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक का जो सिंबल्स है उनके मदद से लिखना है. 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, टोटल 5 क्वेश्चन हैं, 1 ईच. तो वेरी सिंपल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, येट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन. ठीक है, अच्छा तो बेसिक, अच्छा पहले मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे जो कि डेटा इंफॉर्मेशन जो कि गिवन है, दैट इज P जो है, P डिनोट्स, P क्या है कि ए पर्सन इज रिच, ए पर्सन इज रिच. ठीक है, स्मॉल p. एंड स्मॉल q क्या है, स्मॉल q स्टेट्स कि ए पर्सन इज हैप्पी. ओके, बहुत बढ़िया. अब एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट वाला क्या है, नंबर 1 वी हैव इफ ही इज रिच देन ही इज अनहैप्पी, है ना. बहुत कड़वा सच यहाँ पे जिंदगी का बोल रहे हैं ये लोग कि इफ ही इज रिच देन ही इज अनहैप्पी, है ना. जो अमीर है वो खुश नहीं हो सकते, जो कि कुछ हद तक डेफिनेटली सही है ना. एनीवेज, तो इसको हम लोगों को भावनाओं से जज नहीं करना है या फिर इंग्लिश के पीओवी से सॉल्व नहीं करना है, हमें लॉजिकली सोचना है. तो यहाँ पे क्या है कि इफ देन टाइप ऑफ यहाँ पे स्टेटमेंट है और हमें पता है इफ देन में क्या होता है क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत बार ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है. तो इफ ही इज रिच, है ना, इफ ही इज रिच मतलब ये ही इज रिच हम लोग का क्या है, इज P, स्मॉल p. एंड ही इज अनहैप्पी. देखो क्यों क्या था, स्मॉल क्यू क्या था, स्मॉल क्यू था कि ही इज हैप्पी और यहाँ पे है ही इज अनहैप्पी. दैट मीन्स क्वाइट क्लियर कि ये क्यू कॉम्प्लीमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, दैट इज नेगेशन ऑफ क्यू के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है. ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि इफ ही इज रिच मतलब इफ P देन नेगेशन ऑफ Q, ये है सिचुएशन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का. और ये इफ देन जो होता है दैट इज बेसिकली नथिंग बट दिस इज इक्विवेलेंट टू इम्प्लीकेशन. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट, यहाँ पे जो सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन बनेगा, रिप्रेजेंटेशन बनेगा ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q. दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ देन में हमें पता है इम्प्लीकेशन होता है एंड फर्स्ट जो पार्ट है इसका, इफ वाला जो पार्ट है दैट इज सिंपली P और देन वाला जो पार्ट है दैट इज नेगेशन ऑफ Q, ही इज अनहैप्पी. ठीक है, तो इसका जो सिंबॉलिकल फॉर्म बनेगा दैट इज दिस वन. चलते हैं नेक्स्ट में. नंबर 2 क्या है, ही इज नाइदर रिच नॉट हैप्पी. मतलब रिच भी नहीं है और हैप्पी भी नहीं है. इसका मतलब नाइदर रिच नॉट हैप्पी मतलब P का नेगेशन, है ना, क्योंकि P है ही इज रिच. नाइदर रिच मतलब रिच नहीं है ना, दैट मीन्स नेगेशन ऑफ P. नॉट हैप्पी मतलब हैप्पी भी नहीं है, मतलब नेगेशन ऑफ Q.
और मैंने बताया है कि जब भी नाइदर नॉर होता है तब हमें कंजंक्शन देना होता है, इंटरसेक्शन देना होता है, एंड देना होता है बीच में। सो इसका जो फॉर्म बनेगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज नाइदर नॉर, वो बनेगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इस एंड को मैं थोड़ा सा और क्लियरली लिखता हूँ, एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ये बन गया मेरा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नंबर 3, it is necessary to be poor, it is necessary to be poor in order to be happy, it is necessary to be poor in order to be happy। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और ये नेसेसरी सफिशिएंट वाला क्वेश्चन भी, या मतलब टर्मिनोलॉजी भी हम लोगों ने मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया था। याद है वो वाला मैंने जिस तरीके से इसको समझाया था कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से मैंने इसको सोचने के लिए बोला। जब भी नेसेसरी सफिशिएंट वाला क्वेश्चन दिखे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से अगर सोचोगे तो एकदम तुरंत एंड करेक्टली सॉल्व होगा, कोई उसमें कभी भी मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। बस इतना कंसेप्ट हमें दिमाग में होना चाहिए, इतना हमें पता होना चाहिए फ्रॉम कैलकुलस, दैट इज अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, सॉरी अगर हाँ मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है। दैट मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते, वी कैन से कि it is necessary to be continuous, it is necessary to be continuous in order to be differentiable, in order to be differentiable, है ना। इससे याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगा। इट इज नेसेसरी टू बी कंटिन्यूअस इन ऑर्डर टू बी डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है, नेसेसरी है, होना ही पड़ेगा। एंड हमें पता है डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या किस तरीके से लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल फॉर्म किस तरीके से बनता है, हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए। दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। ठीक है, अब बस यहाँ पे कंपेयर करो और कुछ नहीं, सिंपली कंपेयर करो। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट है इट इज नेसेसरी टू बी पुअर, it is necessary to be poor, है ना, it is necessary to be continuous, that means poor और continuous सेम बना यहाँ पे, and in order to be happy, in order to be happy, ठीक है, in order to be differentiable, in order to be happy। तो happy और differentiable यहाँ पे equivalent term बन रहा है according to the comparison। ठीक है, तो यहाँ पे according to the comparison हमारा statement क्या बनेगा, फिर हमारा statement बनेगा differentiable मतलब happy, that is happy implies poor, happy implies poor, यहाँ पे ये हम लोग का बन रहा है according to the comparison। देखो डिफरेंशिएबिलिटी की जगह पे मैंने हैप्पी लिखा है एंड कंटिन्यूटी की जगह पे मैंने पुअर लिखा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो हैप्पी क्या था, हैप्पी क्या था, हैप्पी था ए पर्सन इज हैप्पी, दैट वाज स्मॉल क्यू, दैट वाज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू, इंप्लाइज सर पी क्या था, पी वाज रिच, तो यहाँ पे है पुअर, दैट इज पी का कंप्लीमेंट या फिर नेगेशन, सो क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ये बन गया मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर। मैंने इस तरीके से समझाया ताकि ये कभी भूलोगे नहीं, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला कभी भूलते नहीं बच्चे लोग, इसलिए क्योंकि बचपन से करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट वाला, नंबर 4। ये नया है, ये नया है, टू बी पुअर इज टू बी अनहैप्पी, टू बी पुअर इज टू बी अनहैप्पी। अब ये थोड़ा सा नया है सर, इसका आंसर क्या बनेगा सर? देखो याद रखना, ये टू बी पुअर इज टू बी अनहैप्पी, ये पता है ये एक्चुअल में किस चीज को डिनोट करता है प्रोपोर्शनल लॉजिक में? टू बी पुअर इज टू बी अनहैप्पी, ये एक्चुअली बाई कंडीशनल कंडीशन को या फिर बाई कंडीशनल कनेक्टिव को यहाँ पे ये डिनोट करता है। ठीक है, मतलब मान लो टू बी एक्स इज टू बी वाई, अगर ऐसा है तो एक्चुअली इनके बीच में बाई कंडीशनल रिलेशन फिट होता है, इनके बीच में बाई कंडीशनल रिलेशन फिट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे P क्या था, P इज रिच, तो यहाँ पे है पुअर, पुअर मतलब नेगेशन ऑफ P, है ना। और Q क्या था, स्मॉल Q क्या था सर, हैप्पी वाज स्मॉल Q, तो यहाँ पे है अनहैप्पी, तो अनहैप्पी मतलब नेगेशन ऑफ Q बनेगा। और टू बी और इज टू बी, ये जो क्या बताया मैंने,
इनके बीच में जो कनेक्टिव जो फिट होता है या फिर इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कनेक्टिव होता है वो होता है बाइकंडीशनल वाला कनेक्टिव। तो इसका जो प्रोपोजिशनल फॉर्म बनेगा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 दैट विल बी नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लास्ट करेंगे नंबर 5 वाला। आ जाओ। ही इज रिच बट अनहैप्पी। ये तो सच है, ये तो बिल्कुल सच है। ही इज रिच बट अनहैप्पी। ही इज रिच, ठीक है, ही इज रिच मतलब P स्मॉल p, बट अनहैप्पी। ठीक है, पहले तो अनहैप्पी समझ लो। हैप्पी का मतलब है Q, अनहैप्पी होगा मतलब नेगेशन ऑफ Q, एंड बट है, बट मतलब होता है एंड इन केस ऑफ नेगेशन, बट मतलब होता है एंड इन केस ऑफ नेगेशन। ये मेरा बन गया 5th क्वेश्चन का स्टेट आंसर। इस तरीके से इनको सॉल्व करना आना चाहिए। ये बहुत बार हमें मिलने वाला एक क्वेश्चन का टाइप है। समझ ही सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स चेंज होगा, लेकिन इसका जो लॉजिक है, इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो रीजनिंग है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वी कैन से तगड़ा क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, 2023-24 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। आ जाओ, क्या है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड। अब नाउ वी आर टॉकिंग। अब हम लोग, अभी मैंने क्या बताया था वो थोड़ा वार्म अप था, अभी असली क्वेश्चन आएगा, देखने को मिलेगा वैलिडिटी चेकिंग। अभी तक हम जितना भी सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, थियोरी पार्ट, आर्गुमेंट इज वैलिड और नॉट, उनका अभी हमें अग्नि परीक्षा का टाइम आ गया, वही हम यहाँ पे अभी चेक करेंगे। ठीक है, पहले तो हमें स्टेटमेंट बनाना होता है इस टाइप का क्वेश्चन में, देन उसके बाद उसका जो भी चेकिंग वगैरह है वो सब हम करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होता है ना, जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ गिवन स्टेटमेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, पहले इनको क्रैक करके इनका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट लिखना, फॉर्म लिखना हमें होगा, फिर उसके बाद उसका वैलिडिटी चेक करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे भी, सो डू नॉट वरी। रेडी, आ जाओ। तो पहले देख लो स्टेटमेंट क्या है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। इफ एमी गेट्स द करेक्ट आंसर देन बेन वोंट, ये मेरा फर्स्ट प्रेमाइस। अब मैं टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा, इसलिए कोई बच्चा अगर ये लेक्चर फर्स्ट देख रहा है तो प्लीज ना देखे, थोड़ा सा लास्ट वाला लेक्चर देख ले, ताकि ये प्रेमाइस क्या है, ये आर्गुमेंट क्या है ना, कंक्लूजन क्या है, ये सब क्लियर होगा और तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये मेरा फर्स्ट प्रेमाइस है ना, ये मेरा फर्स्ट प्रेमाइस है, बहुत बढ़िया। सेकंड प्रेमाइस क्या है, इफ बेन गेट्स द करेक्ट आंसर देन एमी वोंट, ये मेरा सेकंड प्रेमाइस है। देयरफॉर आइदर एमी और बेन विल गेट द करेक्ट आंसर, ये मेरा कंक्लूजन है। ओके, नाउ लेट अस टेक दिस एज स्मॉल p मैं लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल p क्या लेते हैं, लेट अस टेक स्मॉल p एज एमी गेट्स द करेक्ट आंसर। और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे कोलोन देके, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा था, ये लिखना ऐसे ये सही नहीं है, ऐसे कोलोन देके लिखना। ठीक है, क्योंकि लेट मतलब द थिंग इज कि लेट p बी द स्टेटमेंट वेयर p सच दैट कि एमी गेट्स द करेक्ट आंसर। एंड एक इस टाइप का क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलेगा, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड क्यू मैं क्या लेता हूँ, स्मॉल क्यू क्या लेता हूँ कि बेन गेट्स द करेक्ट आंसर, बेन गेट्स द करेक्ट आंसर। मैंने ऐसे कॉमा कॉमा देके लिखा है, यू हैव टू राइट इट कंप्लीटली प्रॉपरली। ठीक है, अभी मेरे पास है इसलिए मैं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, लेकिन तुम लोगों को प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, तो ये मेरा एजम्पशन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दिस विल बी द फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट, अब जो प्रेमाइसेस है उनको जरा देखते हैं कि फर्स्ट प्रेमाइस क्या है कि इफ एमी गेट्स करेक्ट आंसर देन बेन वोंट, है ना। इसका मतलब पहले तो ये समझ लो कि ये इफ देन टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, तो इफ देन मतलब ये बेसिकली इम्प्लीकेशन ही होता है, दैट आई हैव सेड मेनी टाइम्स। इसका मतलब फर्स्ट प्रेमाइस क्या बन रहा है, दैट इज पी इफ एमी गेट्स करेक्ट आंसर, दैट इज पी इज हैपनिंग, बेन वोंट मतलब क्यू का कंप्लीमेंट हो रहा है, समझना। बेन वोंट मतलब बेन विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर, है ना। देन यहाँ पे जो है देखो सेकंड पार्ट में क्या है फर्स्ट प्रेमाइस के, दैट इज बेन वोंट मतलब बेन विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज क्यू का कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स जो फर्स्ट प्रेमाइस है मेरा, दैट इज पी इंप्लाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, दैट इज माई फर्स्ट प्रेमाइस। क्लियर,
है ना। देखो इफ एमी गेट्स करेक्ट आंसर मतलब पी इज हैपनिंग कॉमा देन बेन ओंट मतलब बेन विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू एंड इफ देन टाइप ऑफ स्टेटमेंट है दैट मीन्स इट इज इम्प्लीकेशन। ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रीमाइस। सेकंड प्रीमाइस क्या है, इफ बेन गेट्स द करेक्ट आंसर देन एमी ओंट मतलब बिल्कुल इसका उल्टा सिनेरियो दैट इज बेन गेट्स द करेक्ट आंसर मतलब क्यू एंड इफ देन है मतलब यहाँ पे इम्प्लीकेशन होगा एंड एमी वोंट मतलब पी स्टेटमेंट था कि एमी विल गेट द करेक्ट आंसर एंड एमी वोंट मतलब पी एमी विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। तो ये मेरा दोनों प्रीमाइस हो गया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या है, क्वेश्चन में क्या कंक्लूड करना चाहता है क्वेश्चन करने वाला, therefore either Amy or Ben will get the correct answer, therefore either Amy or Ben will get the correct answer, ठीक है। that means either और मतलब क्या होता है, और ही होता है सिंपली, या that means P और Q, और मैंने और बोलते हुए मैंने एंड लिख दिया, बहुत बढ़िया। that means P और Q this is the conclusion, ये हो गया conclusion, ठीक है। ये हो गया conclusion, either Amy और Ben will get the correct answer, that is P और Q, simple, ठीक है। अब हमें चेक करना है, ये मेरा पूरा ये जो क्वेश्चन का प्रोपोजिशनल फॉर्म में इसको लिखना करके हो गया। अभी हमें इसका वैलिडिटी चेक करना है ना, मतलब ये जो आर्गुमेंट हमें यहाँ पे मिला है क्या ये वैलिड है कि नहीं, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आर्गुमेंट क्या बन रहा है, यहाँ पे हम लोग का आर्गुमेंट क्या बन रहा है, हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट बन रहा है दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक इज बेसिकली P implies Q, P implies sorry negation of Q, this comma Q implies negation of P, क्या ये दोनों premises yield करता है, किसको yield करता है, yields या फिर infers क्या the conclusion that is P और Q। So this is what the argument looks like, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग अपना आर्गुमेंट को लिख लेना है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, इसका वैलिडिटी चेक करेंगे, दैट इज द सेकंड पार्ट एंड आई विल कम टू दैट, बट बिफोर दैट दिस इज द थिंग। अच्छा यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि एक सेकेंड, द आर्ग्यूमेंट कैन बी written symbolically, एक इल मैंने ज़्यादा डाल दिया, कैन बी रिटन सिम्बॉलिकली एज दिस, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, अगर याद है तो इस आर्गुमेंट को लिखने का है ना, या फिर इस वैलिडिटी चेकिंग के लिए मतलब वैलिडिटी का जो चेक करने के लिए जो आर्गुमेंट हम लोग लिखते हैं, इसको लिखने का डिफरेंट तरीका मैंने बताया था, टोटल 3 तरीका मैंने बताया था इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे होगा तो जो होना चाहिए, हाँ ये रहा, ठीक है। ये देख सकते हो, ये था हम लोगों ने इसको किया था मोस्ट प्रोबेबली 4th लेक्चर में। ये है एक फॉर्म कि आर्गुमेंट दिस ये प्रीमाइसेस है, जो कि हमारे वहाँ पे टोटल 2 प्रीमाइसेस था, विच यील्ड्स क्यू इज वैलिड और नॉट, दैट वी आर गोइंग टू चेक राइट नाउ। दूसरा, इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये आर्गुमेंट्स मतलब ये प्रीमाइसेस लॉजिकली इंप्लाई करता है क्यू को, इज दिस वैलिड और नॉट, इज दैट ट्रू और नॉट, लॉजिकली इंप्लाइज और नॉट। या फिर जो भी प्रीमाइसेस है उनका कंजंक्शन है ना, हमारे वहाँ पे 2 प्रीमाइसेस था वी हैव सीन, तो उनका कंजंक्शन इंप्लाइज द कंक्लूजन इज अ टोटोलॉजी येस और नॉट। तो जिस भी तरीके से चाहो वैलिडिटी चेक करने के लिए इन तीनों में से किसी भी फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग का सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या रास्ते हैं। फर्स्ट तो हम लोग कर सकते हैं जो हम लोगों ने रूल्स ऑफ इन्फरेंस सीखा है, टोटल 14-15 वटेवर, उनको यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, है ना, लॉजिकली। सेकेंड, हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग द एल्जेब्राइक लॉज, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एटसेट्रा, जो भी लॉज हम लोगों ने सीखा था इन मोस्ट प्रोबेबली 3rd लेक्चर या सेकंड लेक्चर में, राइट, उनकी मदद से कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि मैं अभी करूंगा, दैट दोनों, देखो मैं प्रेफर करूंगा ये तीनों में से कोई, और मैं घुमा फिरा के सभी कुछ, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे, घुमा फिरा के सब कुछ, सभी इनमें से सभी प्रोसेस को ट्राई करेंगे, सो डू नॉट वरी। अभी जो मैं फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे करूंगा दैट इज चेकिंग बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। मतलब
देखो मैं इसके लिए ये थर्ड वाला फंडा मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा, या फिर इसको ही मैं यहाँ पे चेक करूंगा। तो मेरे पास दो वहाँ पे स्टेटमेंट है, दो प्रेमाइसेस है, उनका कंजंक्शन, उनका एंड, उनका इंटरसेक्शन क्या उससे इंप्लाइज क्यू, दैट इज द कंक्लूजन, दैट इज द कंक्लूजन, क्या वो टोटोलॉजी होगा कि नहीं होगा, हम अभी वो चेक करेंगे बाय मेकिंग द ट्रूथ टेबल। टोटोलॉजी होगा मतलब, इसका मतलब जो फाइनल स्टेटमेंट का जो हम लोग का जो आर्गुमेंट है उसका जो वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज अगर हमें सभी ट्रू मिल जाए, दैट मीन्स इट इज टोटोलॉजी, या फिर एक भी अगर फॉल्स हो जाए then it will not be a tautology and hence the statement will become invalid। अगर tautology हो रहा है, सभी true values true मिल रहा है, that means it is a valid statement, valid argument। otherwise अगर एक भी false मिल जाए, that will become an invalid argument। that's it। ठीक है, तो आ जाओ फिर। अब ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कंप्लीटली तुम लोगों के ऊपर है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। तो अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे जगह इनफ है कि नहीं। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, देखते हैं कि क्या कुछ होता है सिनेरियो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दो है यहाँ पे केवल पी एंड क्यू, कोई बात नहीं। तो एक टोटल 4 हमें वैल्यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए 2 टू द पावर n का फंडा। यहाँ पे टोटल कितने प्रोपोजिशन है सर? टोटल दो प्रोपोजिशन है, एक है p दूसरा है q, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स टोटल 4 रोज विल बी देयर, टोटल 4 रोज विल बी देयर इन द ट्रूथ टेबल। ठीक है, अच्छा वैल्यूज क्या क्या हमें चाहिए, मतलब प्रोपोजिशंस क्या क्या हमें यहाँ पे लिखना है, देख लो। p चाहिए, q तो चाहिए डेफिनेटली, नेगेशन ऑफ p चाहिए, नेगेशन ऑफ q चाहिए, हो गया। और इसके बाद आ जाओ देखते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा और क्या चाहिए सर? एक चाहिए p इंप्लाइज नेगेशन ऑफ q, बहुत बढ़िया, लिख लेते हैं p इंप्लाइज नेगेशन ऑफ q, ये एक हो गया। दूसरा चाहिए सेकेंड प्रेमाइस जो मेरा है, दैट इज q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p। ठीक है, अच्छा वैसे हम कर क्या रहे हैं, है ना, दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड, है ना, हम लोग अभी जो कर रहे हैं इसको हम अगर चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस विल बी वैलिड इफ, है ना। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, हाँ अरे ये मैंने क्या हटा दिया, खुद को हटाना था, हाँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी, दिस मतलब ये आर्ग्यूमेंट, दिस आर्ग्यूमेंट विल बी वैलिड इफ, अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ये मेरा फर्स्ट प्रेमाइस है, वी कैन से दिस इज कैपिटल P1, ये मेरा सेकंड प्रेमाइस है, वी कैन से दिस इज कैपिटल P2, ये मेरा कंक्लूजन है, वी कैन थिंक दिस एज Q। रिमेंबर इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था P1 P2 P3 अप टू Pn, और कंक्लूजन को हम लोग Q से डिनोट कर रहे थे। तो दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि दिस विल बी वैलिड, मतलब दिस आर्ग्यूमेंट विल बी वैलिड इफ P1 इंटरसेक्शन P2 implies Q is a tautology, is a tautology, is a tautology। सर वही तो मैंने बताया, वही तो आपने बताया, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हैं अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये है मेरा P1, ठीक है, ये है मेरा P2, ठीक है। अच्छा और क्या चाहिए सर? अच्छा और चाहिए स्मॉल p, है ना, ध्यान देना, स्मॉल p यूनियन q चाहिए, स्मॉल p और q चाहिए, है ना। ये है मेरा कैपिटल Q, RHS ऑफ द इम्प्लीकेशन, द कंसिक्वेंट, है ना, डन। अच्छा और क्या चाहिए? कैपिटल P1 इंटरसेक्शन कैपिटल P2, है ना, ये रहा, इस ये महाशय चाहिए। मेन हम लोग अभी आ रहे हैं मेन फॉर्म में, मेन आर्ग्यूमेंट में अभी आ रहा है कैपिटल P1 इंटरसेक्शन कैपिटल P2, एंड फाइनली हमें जो चाहिए दैट इज P1 इंटरसेक्शन P2 implies कैपिटल Q, implies कैपिटल Q। तो इसका ट्रूथ वैल्यूज अभी हमें निकालना है, आ जाओ करते हैं। तो इसलिए मैंने बताया था मजेदार क्वेश्चन है, प्यार से करेंगे, ध्यान से करेंगे, स्टेप्स बिल्कुल समझते हुए करेंगे, ताकि इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आए हम लोग इसको सॉल्व कर सके। तो पहले P एंड Q का वैल्यूज ले लेते हैं, ट्रू फॉल्स, अच्छा नहीं ऐसा नहीं लेते, इस तरीके से लेते हैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, 4 वैल्यूज हम लोगों ने ले लिया जो जो हो सकता है P एंड Q का वैल्यू। अभी एक एक करके यहाँ पे टेबल फिल आउट करेंगे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लो, देन यू सी द सॉल्यूशन, राइट। ओके, तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा? जो जो P का वैल्यूज है उनका नेगेशन, दैट इज ये होगा फॉल्स, ये होगा फॉल्स, ये होगा ट्रू एंड ये होगा ट्रू। नेगेशन ऑफ Q सिमिलरली Q का नेगेशन दैट इज फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू,
बहुत बढ़िया। अब P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, बेटा ध्यान देना, इम्प्लीकेशन है, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से करना है, इम्प्लीकेशन है, कौन सा सर, हमें देखना है फर्स्ट कलम P इंप्लाइज क्या है, नेगेशन ऑफ Q, एंड फोर्थ कलम, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है सर, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स मतलब ये क्या हो गया सर, ये तो फॉल्स हो गया। ट्रू इंप्लाइज ट्रू, सर ये तो ट्रू होगा, और अगर एंटीसीडेंट फॉल्स है तो वट एवर इज कंसिक्वेंट, जो भी हो हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू ही मिलना है। हो गया, डन, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट बना सकें। हट जा बेटा, हट जा, हाँ नेक्स्ट बनाना है, आ जाओ नेक्स्ट बनाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है, Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, मतलब अभी हमें देखना है ये वाला एंड ये वाला, Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। चलो, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, सर फॉल्स है, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, सर ट्रू है, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, सर ट्रू है, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, सर ट्रू है। डन हो गया। मैं फिर दोबारा लॉजिक नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार हम ये बता चुके हैं। देन उसके बाद है P और Q, मतलब फर्स्ट दोनों कलम को देखना है, फर्स्ट दोनों कलम को देखना है P और Q, मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज अगर दोनों फॉल्स हो तब जाके ये फॉल्स होगा। सो ट्रू 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 फॉल्स। नेक्स्ट अभी सर क्या लेना है, P1 इंटरसेक्शन P2, है ना, P1 एंड P2, मतलब ये वाला कलम एंड ये वाला कलम, P1 एंड P2 देख सकते हो तुम लोग, आराम से देख सकते हो P1 एंड P2 कौन कौन सा है, कैपिटल P1 एंड कैपिटल P2, ये दोनों कलम का हमें एंड लेना है। तो इसका मतलब अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स है, अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है, मैं कौन सा देख रहा हूँ, हाँ ठीक ही देख रहा हूँ, दोनों फॉल्स है इसका मतलब इसलिए फॉल्स हो गया। बाकी देखो सब जगह पे दोनों ही ट्रू है, P1 P2 दोनों ही ट्रू है, तो दैट इज वाई ये सभी जो है वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली जो हमें देखना है कि दिस इंप्लाइज क्यू, है ना, देखो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, तो एंटीसीडेंट फॉल्स है तो इसको ट्रू कर दो, ट्रू इंप्लाइज ट्रू तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू ये तो ट्रू होगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड जस्ट तो देखो अभी हम लोगों का टारगेट था इसको टोटोलॉजी दिखाना, मतलब टारगेट था मतलब अगर टोटोलॉजी होता तो ये एक वैलिड आर्गुमेंट होता, लेकिन अभी हमें कैलकुलेट करके हमें दिख रहा है कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, आखिर में एक फॉल्स हमें मिल गया, एंड इस फॉल की वजह से ये टोटोलॉजी नहीं होगा, और क्योंकि ये टोटोलॉजी नहीं होगा तो देयरफॉर ये आर्ग्यूमेंट भी इनवैलिड हो जाएगा, देयरफॉर ये आर्ग्यूमेंट भी इनवैलिड हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा बेटा, इसको क्लियर कर लेना दिमाग में। अगर ये भी ट्रू होता तो ये आर्ग्यूमेंट एब्सोल्युटली वैलिड हो जाता, देन वी विल कॉल कि दिस आर्ग्यूमेंट इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, अगर एक भी फॉल्स हमें मिल जाए फाइनल कलम में, जो कि हम लोग का आर्गुमेंट वाला कलम है, उसमें अगर एक भी फॉल्स हो जाए जो जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, तो उसी के वजह से ये आर्गुमेंट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो इफ यू वांट, दैट इज कि not all the truth values are true, not all truth values are true, ठीक है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ टोटोलॉजी, जो मैंने बताया दैट इज वाई इट इज नॉट अ टोटोलॉजी, एंड हेंस द आर्गुमेंट इज इनवैलिड, एंड हेंस द आर्गुमेंट इज इनवैलिड, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना, फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो पहले तो, देन यू कम टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन पे आ जाते हैं एंड स्टेटमेंट्स ले लेते हैं। स्मॉल पी लेता हूँ, देखो क्या है कि इफ आई ड्राइव टू वर्क देन आई विल अराइव इन टाइम। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है, स्मॉल पी दैट इज आई ड्राइव टू वर्क, एक मेरा ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है क्यू, स्मॉल क्यू मैं लेता हूं, क्या है देखो, आई विल अराइव इन टाइम, आई विल अराइव इन टाइम, आई विल अराइव इन टाइम। अच्छा, देन दूसरा, ये मेरा फर्स्ट प्रेमाइस है, हम प्रेमाइस को लिखेंगे। सेकंड प्रेमाइस क्या है, आई डू नॉट
ड्राइव टू वर्क, ये मेरा सेकंड प्रेमाइस है, और देयरफॉर करके ये जो होता है ये हम लोग का कंक्लूजन है। ठीक है, तो आ जाओ फिर लिखते हैं। तो फिर द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिकल स्पेलिंग देख लेना, आई होप ठीक है। रिप्रेजेंटेशन या फिर फॉर्म लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट इज, क्या है, क्या होगा, क्या देखते हैं, लिखते हैं, आ जाओ। तो इफ आई ड्राइव टू वर्क, दैट इज इफ पी देन आई विल अराइव इन टाइम, देन क्यू, इफ पी देन क्यू। सर इफ पी देन क्यू मतलब पी इंप्लाइज क्यू, एज सिंपल एज दैट। दूसरा सेकेंड प्रेमाइस क्या है, आई डू नॉट ड्राइव टू वर्क, आई डू नॉट ड्राइव टू वर्क, तो ड्राइव टू वर्क पी है, तो डू नॉट ड्राइव मतलब ये नेगेशन ऑफ पी है। एंड इससे जो कंक्लूड करना चाहता है क्वेश्चन करने वाला, दैट इज देयरफॉर आई विल नॉट ड्राइव, आई विल नॉट अराइव इन टाइम, आई विल अराइव इन टाइम ये क्या है, क्यू है, आई विल नॉट अराइव इन टाइम ये होगा नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। अभी हमें चेक करना है कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा कि नहीं। बेटा जो बच्चे मेरा लास्ट लेक्चर देख के आ रहे हैं रूल्स ऑफ इन्फरेंस वाला, उन्हें तो पता ही है एक रूल के तहत ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, ये वो बता सकते हैं। वैसे क्या लगता है आंसर, देखो मैं थोड़ा याद दिलाऊं, आ जाओ। इसको, इस फॉर्म को याद रखना, इस फॉर्म को दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि हम थोड़ा सा अभी टाइम ट्रेवल करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, अब चलो आगे चलते हैं। मोडुस टॉलेंस याद है ना, याद है, P implies Q, नेगेशन ऑफ P। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया था, ये वैलिड होता है कब, जब कंक्लूजन हो नेगेशन ऑफ P, जब कंक्लूजन हो नेगेशन ऑफ P। लेकिन अगर हमें नेगेशन ऑफ Q एज कंक्लूजन मिले, जो कि इसमें मिल रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, तुम्हारे पास तो लिखा हुआ है, तो ये फेलेसी है, ये मिस्टेक है और ये इनवैलिड होता है, दिस इज डेफिनेटली इनवैलिड। तो इसको हम लोग ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं, कैसे, जिस तरीके से मैंने इस पार्ट में इस लॉजिक को समझाया था, बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ों को लिख के हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर नंबर 9 ऑफ दिस रूल्स, दैट इज fallacy of denying the antecedent in case of modus tollens. This is invalid। ठीक है, P implies Q, negation of P, negation of Q। देखो वही है यहाँ पे, P implies Q, negation of P, negation of Q। So this is definitely invalid। अदरवाइज अगर चाहते तो इसको तुम लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि दैट इज वी वांट टू चेक, मतलब टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इसको अपने तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट वी चेक, हम लोग क्या चेक करते हैं, वी चेक, क्या चेक करना है, बताओ। वी चेक कि P implies Q, है ना, इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P। ये मैंने क्या किया, प्रेमाइसेस का इंटरसेक्शन लिया है, क्या ये महाशय इंप्लाई करेगा Q को, विल इंप्लाई नेगेशन ऑफ Q, दैट इज द कंक्लूजन, इज अ टोटोलॉजी, ठीक है। ओके, तो अब इसको ट्रूथ टेबल बना के चेक करते हैं, है ना। तो P लेंगे, Q लेंगे, नेगेशन ऑफ P होगा, P implies Q होगा, और क्या चाहिए, P implies Q और नेगेशन P का एंड चाहिए एक, और चाहिए इसको मैं कैपिटल P ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर ठीक है कैपिटल P ले लेता हूँ। तो कैपिटल P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q चाहिए। मेरा एक्चुअली जगह कम था, इसलिए तुम लोग चाहते तो इसको इंटैक्ट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बाय द वे अभी जो रिसेंट जो पेपर हुआ उसका क्वेश्चन है, एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये कैपिटल P है, ठीक है, ये कैपिटल P है लेकिन। ओके, तो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं इन सभी का। पहले सिंपल प्रोपोजिशन का वैल्यूज ले लेते हैं, ट्रू
false, false, true, false, false। सही है। नेगेशन ऑफ p मतलब ये हो गया false, फिर ये होगा false, फिर ये होगा true, फिर ये होगा true। अच्छा, फिर p implies q है ना, तो true implies true, true, true implies false, false, ये भी true होगा और ये भी true होगा। अब इसके बाद इनका, इसका और इसका एंड, ठीक है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। अब फाइनली दिस इम्प्लाइज, अच्छा नेगेशन ऑफ क्यू तो मैंने बनाया ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो एक नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे बना लो, है ना, कौन सी बड़ी बात है। तो नेगेशन ऑफ क्यू होगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अब हमें करना है पी इम्प्लाई, सॉरी पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब दिस इम्प्लाइज दिस। तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू होगा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू होगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स होगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ये ट्रू होगा। फिर से एक इम्पोस्टर निकला हमारे यहाँ पे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी, नॉट अ टोटोलॉजी, एंड हेंस एंड हेंस एंड हेंस इनवैलिड, द आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये कुछ यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, जो ये तो हम लोगों ने कर लिया। फिर इसके बाद जहाँ पे हमें वो जो रूल्स ऑफ इन्फरेंस हम लोगों ने किया 14-15, उन्हीं में से ही हमें यहाँ पे वाइजली यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्या है पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि शो दैट एस इज़ अ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम द प्रेमाइसेस। ठीक है, मतलब सिचुएशन क्या है, यहाँ पे कुछ प्रेमाइसेस गिवन है। पहला प्रेमाइसेस क्या है कि P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, दूसरा प्रेमाइस क्या है Q और R, तीसरा प्रेमाइस क्या है नेगेशन ऑफ S इंप्लाइज P, देन द लास्ट वन इज नेगेशन ऑफ R। ये है मेरा प्रेमाइसेस, और इससे हमें कंक्लूड करना है S, और हमें देखना है कि क्या ये एक वैलिड कंक्लूजन है, क्या ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, ये हमें चेक करना है। अब यहाँ पे समझना कि अगर कोई बच्चा इसको ट्रूथ टेबल बना के सॉल्व करने जाएगा तो उसे पहले तो कितना सारा उसको प्रोपोजिशन लेना है, ये देख लो, P लेना है, Q लेना है, R लेना है, S लेना है, फिर नेगेशन ऑफ Q लेना है, फिर P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q लेना है, Q इम्प्लाइज R लेना है, फिर इनके बाद इनका क्या बोलते हैं कंजंक्शन करना है, कंजंक्शन करके दैट इम्प्लाइज S, उसका फाइनली हमें टोटोलॉजी निकाल के देखना है। तो ये हो गया, फिर राम नाम सत्य हो गया इसका, फिर ना, सॉरी बट हाँ। तो उसी के लिए अब इस टाइप का देखो, और इस टाइप का क्वेश्चंस आता भी है पेपर में, है ना, एज यू कैन सी प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए दैट इज जहाँ पे क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन का मतलब कब यूज करना वो समझना, क्योंकि हमारे पास ऐसे वैलिडिटी चेक करने के लिए अभी फिलहाल हमारे पास बहुत सारा डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो ट्रूथ टेबल से हम लोग कर ही सकते हैं, दैट यू हैव ऑलरेडी सीन, और दो चार और भी क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग टू दैट टाइप। अदरवाइज हम लोग इसको वो रूल्स ऑफ इन्फरेंस से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जहाँ पे इस तरीके का ज़्यादा प्रोपोजिशंस रहता है, जहाँ पे पी क्यू आर एस, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस, नंबर ऑफ सिंपल प्रोपोजिशनल फंक्शन जहाँ पे ज़्यादा है, तब वहाँ पे रूल्स ऑफ इन्फरेंस यूज़ करना ही सही होता है। अदरवाइज हम लोग कर भी नहीं पाते उसको। ट्रूथ टेबल से डेफिनेटली कर सकते हैं अगर हमारे पास एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 घंटा अगर होगा तो, राइट, अदरवाइज रूल्स ऑफ इन्फरेंस इज द ओनली वे। ठीक है, तो एनीवेज, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सोल्यूशन थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक स्टेप, दैट इज द स्टेप्स फॉर deducting whether S is a valid conclusion, is a valid conclusion from the given premises, from the given premises are given below, are given below.
ठीक है, ये शुरू में थोड़ा सा लिख लेना, बस उसके बाद कंटिन्यू करना। अच्छा, ये तो आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसको नोट डाउन किया, ठीक है। तो ये मत लिखना, है ना, ये तो सिर्फ लिख भी सकते हो, वैसा नहीं है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है इन टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वे, ये कुछ हम लोग का कुछ फायदा नहीं करेगा। तो अभी हमें सिर्फ स्टेप्स लिखना है, ठीक है। तो एक ऐसा टेबल जैसा बना सकते हो, स्टेप नंबर, है ना, स्टेटमेंट। तो मेरा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, मुझे तो फिर से साइड में कंटिन्यू करना है, लेकिन तुम लोग नीचे नीचे इसको कंटिन्यू करते हुए चलना। स्टेप नंबर, स्टेटमेंट एंड रीजन, ठीक है। याद करके देखो, रूल्स ऑफ इन्फरेंस में हम लोगों ने ये टर्म हम लोगों ने डेफिनेशन में यूज किया था, रीजनिंग, है ना। क्या रीजनिंग हम लोग यूज कर रहे हैं कोई भी एक स्टेटमेंट को वैलिड या इनवैलिड बोलने के लिए, तो इसीलिए दिस वर्ड रीजन आई हैव यूज्ड हियर। सो स्टेप नंबर, स्टेटमेंट एंड रीजन। ओके, नाउ लेट अस सी। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में मैं देखो मेरे पास ये प्रीमाइसेस है, नंबर 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, मैं कहीं पर भी, ये है अकॉर्डिंग टू प्रीमाइसेस वाला रूल, अकॉर्डिंग टू रूल पी। अब रूल पी क्या है, फिर से मैं ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुका हूं इन द लास्ट लेक्चर। तो व्हाट इज रूल पी, दैट इज मैं कोई भी प्रीमाइसेस को कहीं पर भी ड्यूरिंग द डिडक्शन मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं, दैट वाज द रूल पी। मैं एक बार दिखा देता हूं, शायद वो स्लाइड इसमें है, मैं एक बार दिखा देता हूं, अगर वो होगा तो शायद है। हाँ, ये रहा, देखो रूल पी, ये मोस्टली यूज होता है। रूल पी क्या बोल रहा है कि ये प्रेमाइस मे बी इंट्रोड्यूस एट एनी स्टेप ऑफ द डेरिवेशन और ऑफ द डिडक्शन। मैं कहीं पर भी कोई भी, मतलब जो भी प्रेमाइसेस क्वेश्चन में गिवन है उनमें से कोई भी कहीं पर भी मैं यूज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू रूल पी। और रूल टी क्या है, मान लो कहीं पर कोई एक प्रेमाइस मुझे यूज करना है ना, मतलब डिडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी हमें प्रेमाइस वहां पे यूज करना है इन बिटवीन द डिडक्शन, ये हम लोग तभी यूज कर सकते हैं, मतलब जो प्रेमाइसेस गिवन है उनके अलावा कोई एक बाहर से एक फॉर्मूला हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डेरिवेशन में। अगर समझना, अगर वो फॉर्मूला जो हम लोग बाहर से लेके आ रहे हैं, जो मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला अगर टोटोलॉजिकली इंप्लायड हो, कहां से, जिस स्टेप में हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके आगे वाले किसी भी पर्टिकुलर स्टेप से अगर वो हमें लॉजिकली टोटोलॉजिकली इंप्लाइज करके हमें मिल जाए, तो हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज द थिंग, ठीक है। ये हम समझेंगे अभी, डेफिनेटली हम लोग समझेंगे जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो अब उस सॉल्यूशन में चलते हैं। ओके हाँ, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो मेरा प्रेमाइस है ना, इस सेकंड प्रेमाइस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्यू और आर, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो रूल पी। रूल पी कब लिख सकते हो, जब भी कोई भी गिवन प्रेमाइसेस से एक प्रेमाइसेस जब ले लोगे तब रूल पी लिख सकते हो, या फिर जस्ट प्रेमाइस लिख दोगे तो भी चलेगा, वहां पे सिर्फ प्रेमाइस करके लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, अच्छा नंबर 2 मैं ले रहा हूँ नेगेशन ऑफ आर को इसके साथ, ठीक है। क्यों ले रहा हूँ अभी समझ में आएगा। तो मैंने एक तो ये वाला लिया था, अभी दूसरा मैं ये वाला प्रेमाइस ले रहा हूँ, दैट इज फोर्थ वाला, ठीक है। अच्छा, मैं इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके ओके, तो अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये मैंने लिया, और इसके साइड में हम लोग फिर से लिखेंगे रूल पी या फिर प्रेमाइस, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने रैंडमली नहीं, मतलब जो भी प्रेमाइसेस गिवन है उनमें से एक प्रेमाइस हम लोगों ने यहाँ पे पिक किया। अब देखो इन दोनों को मिला के, है ना, समझना, इन दोनों को मिला के जो रूल्स ऑफ इन्फरेंस था उनमें से मैं किसको यूज करके एक यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, थोड़ा सा याद करो, ठीक है। जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 14-15 रूल्स ऑफ इन्फरेंस हम लोगों ने किया था, उनमें से कौन सा रूल यूज करके हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, क्यू और आर एंड उसके साथ नेगेशन ऑफ आर। ओके, याद आया। देखो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे तो सिर्फ मैं इसको ताकि तुम लोग इसके साथ अकस्टम्ड हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा है। अच्छा, याद है ये वाला कहाँ गया, हाँ, है ना, ये था ना, यही तो है, यही तो फॉर्मेट है हमारे पास, ये नहीं, कौन सा, हाँ यही तो है, पी और क्यू। अच्छा, ये वाला है ना, तो पी और क्यू और उसके साथ है नेगेशन ऑफ क्यू। तो अगर ये है तो हम उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पी को हम लोग उससे कंक्लूड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, राइट। तो देखो यहाँ जो हम लोग का जो स्टेटमेंट था वहां पे एक्चुअल में है क्यू और आर, और यहाँ पे है नेगेशन ऑफ आर,
नेगेशन ऑफ आर, तो हम लोग वहाँ से क्यू को कंक्लूड कर सकते हैं जस्ट यूजिंग दिस डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। तो इसीलिए मैंने बताया कि हमें ये रूल्स बिल्कुल ज़ुबानी याद होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं, और साइड में लिखेंगे स्टेप्स 1 एंड 2, स्टेप्स 1 एंड 2, एंड इनके ऊपर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एंड बाय यूजिंग डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करना साइड में, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म को मैंने नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब इसके बाद मैं साइड में कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तुम लोग इसके नीचे नीचे कंटिन्यू करते हुए चलना है ना, यहाँ पे 4 देना, फिर 5 देना एंड सो ऑन। और यहाँ पे ऐसे ये लाइन मत खींचना, इसको तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ करना है हमें। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट स्टेप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट हाँ हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में चलते, अभी मैं एक और यहाँ पे प्रीमाइस उठा लेता हूँ, ठीक है, और वो कौन सा है, ये मैं उठा लेता हूँ, ये वाला प्रीमाइस, फर्स्ट वाला प्रीमाइस को उठा लेता हूँ, ठीक है, दैट इज पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू को मैं उठा लेता हूं यहां से एज प्रीमाइस, पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। सर ये कैसे समझ में आ रहा है, किसको लेना है, क्या लेना है, कहां से लेना है, ये तो बेटा पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2, रूल्स ऑफ इन्फरेंसेस जो था वो जितना बेहतरीन तरीके से तुम लोगों के दिमाग में होगा उतना बेहतरीन तरीके से तुम लोग पिक कर सकते हो कि किसके साथ क्या पिक करने से मुझे कंक्लूजन मिल जाएगा, किसके साथ क्या पिक करने से मुझे कंक्लूजन मिल जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रीमाइसेस गिवन है उनमें से कंक्लूजन ना मिले तो मैं बाहर से भी लेके आ सकता हूँ कोई एक मेरा फॉर्मूला जो मुझे चाहिए, हाँ, लेकिन उसके लिए एक चीज़ को मेंटेन करना है जो हम इसी क्वेश्चन में आगे देखेंगे। सो कीप वॉचिंग। ओके, अच्छा अब देखो ये फिलहाल क्या सिचुएशन है, तो मेरे पास मैंने एक लिया है ये पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, ये मैंने कहाँ से उठाया, ये मैंने प्रीमाइस से उठाया, तो हम लोग यहाँ पे रूल पी लिख देंगे साइड में, ठीक है। अब इसके साथ मुझे और कुछ लेना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको नीचे नीचे कंटिन्यू करना ही सही रहता। मैं काम करते इसको थोड़ा सा इसका साइज डिक्रीज कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके साथ मैं क्या ले रहा हूँ, देखो नोट करना है ये वाला स्टेप, दैट इज नंबर 5, फिफ्थ स्टेप में मैं क्या इसके साथ क्या ले रहा पता है, मैं इसके साथ लूंगा नेगेशन ऑफ क्यू। सर आप ये कैसे ले सकते हैं, आप ये कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रूल टी यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं लिख लूँ देन आई विल एक्सप्लेन। मैं यहाँ पे रूल टी यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके साथ ये भी यूज़ कर रहा हूँ कि यूजिंग दैट इज नेगेशन ऑफ क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू, मैं ये रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज, अब देखो क्या क्या मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला यूज़ किया, मैंने एक बाहर से एक फार्मूला लेके आया जो कि नहीं था, जो कि प्रीमाइसेस में नहीं था। क्या ये नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू था, नहीं था, और मैं इसीलिए लेके आ सकता हूँ क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी बताया, मैं एक ऐसा रिजल्ट मैं कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ अगर ये रिजल्ट जो कि तुम यहाँ से बाहर से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अगर ये रिजल्ट तुम्हारा इसके पहले मिला हुआ किसी भी स्टेप में कोई भी रिजल्ट के साथ अगर टोटोलॉजिकली इंप्लाइज हो या फिर इक्विवेलेंट हो, हम लोग अगर बोल सके, तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक रिजल्ट क्यू था तो उस क्यू को ही मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ दिस की नेगेशन ऑफ क्यू, जो कि क्यू के साथ इक्विवेलेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है, अब सवाल आता है कि सर आपने ये फिफ्थ स्टेप दैट इज नेगेशन ऑफ क्यू क्यों इंट्रोड्यूस किया, व्हाई यू हैव इंट्रोड्यूस दिस टर्म हियर, और उसका लॉजिक समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप में, जब मैं नेक्स्ट स्टेप अभी लिखूंगा। पता है नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा, देखो नंबर 6, क्या मैं लिख सकता हूं इससे, क्या मैं इसे कंक्लूड कर सकता हूं, क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं नेगेशन ऑफ पी फ्रॉम दिस, हाउ, बाय ऑन स्टेप्स 4 and 5 एंड यूजिंग, बेटा बता सकते हो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बता सकते हो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, चलो याद अगर नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, आ जाओ पीछे आ जाओ। और मैंने बताया था जो दोनों में से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, एक होता था मोडस पोनेंस, एक होता था मोडस टॉलेंस, तो हम यहाँ पे मोडस टॉलेंस यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेप में। कैसे, देखो याद रखो इस फॉर्म को, P इम्प्लाइज Q, ठीक है, तो अब जरा कंपेयर करो इसमें तुम लोग के पास जो है दैट इज P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q है, तो मतलब ये जो कैपिटल Q है वो यहाँ पे है नेगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं नेगेशन ऑफ Q, सही है। और अगर ये होगा तो हमें एज ए रिजल्ट मिल रहा है नेगेशन ऑफ P, एज ए रिजल्ट हमें मिल रहा है नेगेशन ऑफ P, तो यहाँ पर भी हमें नेगेशन ऑफ P ही मिलेगा, क्या यूज करके, बाय यूजिंग मोडस टॉलेंस,
ठीक है, मोडस टॉलेंस यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे इस स्टेप में, और ताकि मैं मोडस टॉलेंस यूज कर सकूं इसीलिए मैंने वहां पे बाहर से ये नेगेशन ऑफ क्यू को वहां पे इंट्रोड्यूस किया है और कुछ नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ताकि मैं यहाँ पे यूज कर सकूं स्टेप्स 4 एंड 5 के, सॉरी 4 एंड 5 नहीं होगा, हाँ ठीक है, 4 एंड 5 के ऊपर वी आर यूजिंग बाय मोडस टॉलेंस, बाय मोडस टॉलेंस। ठीक है, यहाँ तक डन है बिल्कुल। तुम लोग फिर से बता रहा हूँ, मैं अभी साइड में लिखूंगा लेकिन तुम लोग नीचे नीचे इसको कंटिन्यू करते हुए चलना। मेरा नीचे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आई एम कंपेल्ड टू राइट हियर, बट यू विल नॉट डू दैट, यू विल कंटिन्यू नीचे नीचे। और फ्रेम थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था, शायद थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था। एक ही पीपीटी में मैं ये सब कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है मुझे जो लगता है रीजन। ओके अच्छा, तो फिलहाल हम लोगों के पास ये आ चुका है, ये वाला स्टेप। ठीक है, अब एक काम और करते हैं। देखो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस साइड में इसको कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तुम लोग ये स्टेप मत लिखना, दैट इज मैं यहाँ पे 6th जो स्टेप है इसको एक बार मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है क्योंकि तुम लोग इसके नीचे नीचे लिख रहे होंगे, तो इसीलिए ये तुमको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ ताकि मैं इसके नीचे नेक्स्ट स्टेप को कंटिन्यू कर सकूँ। वैसे जब तक मैं ये सब एंटिंग पेंटिंग शेंटिंग कर रहा हूँ तब तक तुम लोग इसको सोचो कि तुम लोग क्या कर सकते हो इसके बाद, जरा सोच के बताओ। ठीक है, चलो अभी भी थोड़ा डिजाइनिंग बाकी है, इसको मैं नीचे थोड़ा सा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, इसको लेके आ जाते हैं। अरे यहाँ पर, चलो अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छा नंबर 7, अब इसके बाद क्या करें? क्या मैं हट गया हूँ? हाँ ठीक है, अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद देखो हम लोगों ने ये वाला प्रेमाइस यूज़ कर चुके हैं, हम लोग ये भी यूज़ कर चुके हैं, ये भी यूज़ कर चुके हैं। अब जो लास्ट जो प्रेमाइस बचा हुआ है अब उसको इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ चुका है। तो आई एम टेकिंग नेगेशन ऑफ एस इम्प्लाइज पी। ठीक है, ये मैंने कहाँ से उठाया? रूल पी, दैट इज आई एम जस्ट यूजिंग द गिवन प्रेमाइस। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, देखो अच्छा पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ, दैट इज इससे मुझे क्या मिलेगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ मुझे ये कैसे मिल रहा है। सो आई एम गेटिंग एज कंक्लूजन, है ना, इस 6 एंड 7 के कंक्लूजन के तौर पे मुझे मिल रहा है नेगेशन ऑफ एस। क्या हम सर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कौन सा रूल यूज हो रहा है, रूल ऑफ इन्फरेंस से? हाँ सर, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई हमें करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं स्टेप्स 6 एंड 7 के ऊपर वी आर यूजिंग, यस यू आर राइट, बाय यूजिंग मोडस टॉलेंस। सॉरी मोडस टॉलेंस हम लोग यूज कर चुके हैं, नाउ नहीं फिर से, हाँ नाउ फिर से वी आर यूजिंग मोडस टॉलेंस, फिर से वी आर यूजिंग मोडस टॉलेंस। देखो है ना, नेगेशन ऑफ पी है एक प्रेमाइस, दूसरा प्रेमाइस है नेगेशन ऑफ एस इंप्लाइज पी। तो यहाँ पे हमें एज ए रिजल्ट मिलेगा, कंक्लूजन के तौर पे मिलेगा, अगर हम इन दोनों के ऊपर मोडस टॉलेंस यूज कर दे तो एज ए रिजल्ट हमें मिलेगा नेगेशन ऑफ एस। ठीक है, अच्छा तो नेगेशन ऑफ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनली वी कैन राइट दिस एज एस ओनली, वी कैन राइट दिस एज एस ओनली बाय रूल टी। अब रूल टी क्या है वही मैंने बताया, हम लोग ऐसे किसी भी फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस डेरिवेशन में अगर उस फॉर्मूला का कोई भी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट उसके आगे वाले किसी भी स्टेप में अगर हमें दिख जाए। सो यस दिस इज एंड वी आर यूजिंग, एंड हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दैट इज नेगेशन ऑफ एस इज इक्विवेलेंट टू एस, ये वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमें तो यही मिलना था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या एस हमें मिलेगा एज ए कंक्लूजन फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। तो येस वी आर गेटिंग एस, तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दस एस इज वैलिड, दस एस इज अ वैलिड कंक्लूजन
conclusion from given premises, that's it. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन डिफिकल्ट ये तब नहीं लगेगा अगर हम लोग जो भी रूल्स ऑफ इन्फरेंस है वो बहुत अच्छे से अगर हमें याद हो, एंड उसके साथ साथ अगर हमें ये विजुअलाइज हो जाए कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इस सेम कैटेगरी का। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एक बार मैं साइड में लिख लेता हूँ। फर्स्ट प्रीमाइस है P इम्प्लाइज Q, सेकेंड प्रीमाइस है Q इम्प्लाइज R, थर्ड प्रीमाइस है R इम्प्लाइज S, एक है नेगेशन ऑफ S, एंड एक और है P और T। ठीक है, और कंक्लूजन क्या है, हमें इससे कंक्लूड करना है T। तो ये है सिचुएशन। अच्छा, सो लेट अस स्टार्ट। वही शुरू के जो लाइन लिखना है वो मैं नहीं बता रहा हूँ इस बार, क्योंकि वो लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, हेडिंग वगैरह दे लेना, स्टेप नंबर वगैरह। तो हम डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ यहाँ से क्योंकि ये जगह चाहिए होगा हमें, राइट। तो हम डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रीमाइस, दैट इज मैं लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ P इम्प्लाइज Q से। ठीक है, ये तो रूल P है क्योंकि सिंपल प्रीमाइस उठा रहा हूँ मैं, और इसके साथ एक और प्रीमाइस मैं लेता हूँ, दैट इज Q इम्प्लाइज R। ठीक है, तो ये भी रूल P के तहत दैट इज सिंपल प्रीमाइस है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R। ठीक है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं P इम्प्लाइज R, याद है ट्रांजिटिविटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि स्टेप्स 1 एंड 2 एंड वी आर यूजिंग, या फिर बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिंपल ट्रांजिटिविटी। आई होप तुम लोगों को याद है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिविटी। ओके, वी आर यूजिंग सिंपल ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अच्छा एक बार मैं दिखा देता हूँ अगर भूल गए हो इन एनी केस। ये रहा P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, सो इट विल हैव P इम्प्लाइज R। ठीक है, तो वही ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी मैंने रूल मैंने यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और प्रेमाइस में उठा लेता हूँ। तो हम अभी तक हम लोगों ने P इम्प्लाइज Q उठा लिया, Q इम्प्लाइज R उठा लिया, इससे हमें P इम्प्लाइज R मिल चुका है। तो तुम लोग को लग ही रहा होगा ऑब्वियसली इस बार हमें R इम्प्लाइज S उठाना है, ताकि हम लोग एक और बार फिर से हम लोग ट्रांजिटिविटी यूज़ कर सके, है ना। तो यहाँ पे मैं ये जो हम लोगों ने उठाया, दिस इज रूल P, दैट इज मैंने सिर्फ प्रीमाइस को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। नंबर 5 में मुझे यहाँ से मिल जाएगा P इम्प्लाइज S, मिलेगा कहाँ से, स्टेप्स 3 and 4 एंड बाय यूजिंग यहाँ पे फिर से हम लोग यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग ट्रांजिटिविटी। ठीक है, बाय यूजिंग ट्रांजिटिविटी मैं साइड में लिख लेता हूँ। ओके, साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, साइड में लिखते हैं ट्रांजिटिविटी। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। थोड़ा सा शायद बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, थोड़ा सा कोप अप कर लेना इसके साथ। अच्छा, नेक्स्ट मैं एक और प्रेमाइस उठाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं नंबर 4 प्रेमाइस उठाता हूँ यहाँ पे, दैट इज नेगेशन ऑफ एस। मैं ऑफ कर दूंगा, मैं इस सिचुएशन में और नहीं आगे बढ़ सकता हूँ, यहाँ पे नहीं हो सकता। एनीवेज मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगा और बाद में मैं इसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि और मुझे और 3-4 क्वेश्चन और करवाना है यहाँ से। ठीक है, लेकिन अभी हालात सिचुएशन ऐसा नहीं है कि मैं इसको आगे बढ़ा सकूँ। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट मैंने उठा लिया यहाँ से नेगेशन ऑफ एस, दैट इज 4th जो प्रीमाइस था मैंने उसको उठा लिया। अब यहाँ पे फिर से देखो, याद करना मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कौन से स्टेप्स 5 and 6 के ऊपर मुझे यूज़ करना है। एंड मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, यूजिंग वही हम लोग का सबसे चाहिए, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मोडस टॉलेंस। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मोडस टॉलेंस। ठीक है, आई होप मोडस टॉलेंस तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। जब भी इम्प्लाइज वाला दिखे ना, तो ये यूज़ करने का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होना चाहिए, और यहाँ से हमें मिल जाएगा नेगेशन ऑफ P। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे फिर से नंबर स्टेप को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नेगेशन ऑफ P, और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MT, दैट इज वी हैव यूज मोडस टॉलेंस। नंबर 8 है ना, तुम लोग इसके नीचे कंटिन्यू करना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट तुम लोग उठाना, नेक्स्ट जो प्रीमाइस है दैट इज P और T मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, और अगर इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पे तुम लोग यूज़ कर सकते हो क्या, यस आई होप ये याद है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, जाना पहचाना है, दैट इज डिसजंक्टिव
कहाँ गया वो, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म है ना। देखो पी और क्यू है, उसके साथ नेगेशन ऑफ पी है, तो यहाँ पे हम लोग डिसजंक्टिव सिलोजिज्म यूज करके टी यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर से यहाँ पर भी हम लोग सिचुएशन वही था हम लोग का, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। तो अच्छा ये कहाँ से उठाया सर, रूल पी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे जो प्रेमाइस है उसको कॉपी पेस्ट किया है, और अभी मैं इनके ऊपर यूज कर दूंगा, दैट इज स्टेप्स 7 एंड 8, इसके ऊपर आई एम यूजिंग स्टेप्स 7 एंड 8 इसके ऊपर, एंड बाय यूजिंग डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, ठीक है, बाय यूजिंग डिसजंक्टिव सिलॉग, ठीक है, बाय यूजिंग डिसजंक्टिव सिलोजिज्म तुम लोग पूरा लिख लेना, और अगर वो यूज कर दूंगा तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो टी मिल जाएगा, ठीक है। और हमें टी ही मिलना था, है ना, शो दैट टी इज अ वैलिड कंक्लूजन, सो यस देयरफॉर, और हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि हेंस टी इज अ वैलिड कंक्लूजन, हेंस टी इज अ वैलिड कंक्लूजन, हेंस टी इज अ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन प्रीमाइसेस, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मोस्टली जो है वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला था, मतलब इसके आगे वाला ये थोड़ा सा इजी है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लो में जा रहा है चीज़ें। जब भी थोड़ा सा हेफाजत हो जाता है ना, ये प्रेमाइस फिर इसके बाद वो प्रेमाइस, बाहर से कुछ फॉर्मूला लाना, तब थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, जो कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बिल्डअप होगा। अदरवाइज ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन आ रहा है जिसको हम लोग नेचुरली हमें दिख जाएगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आफ्टर दिस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this one, तो almost same type of question है and we have solved this type of question। तो represent the argument, फिर उसके बाद हम लोग वैलिडिटी भी चेक करेंगे, पहले आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर लें सिम्बॉलिकली, देन उसके बाद इसका वैलिडिटी चेक हम करेंगे। तो क्या है यहाँ पे प्रेमाइस देख सकते हो, दो प्रेमाइस है, एक ये वाला एक ये वाला, दैट इज इफ आई वर्क हार्ड, ये पोर्शन है, देन आई विल गेट सक्सेस। तो इफ देन वाला ही है, एंड मोस्टली इफ देन वाला ही हमें दिखता है, एंड आई वर्क हार्ड इज अनदर प्रेमाइस एंड द कंक्लूजन इज आई गॉट सक्सेस। तो पहले इसको सिम्बॉलिकली लिख लेते हैं, तो लेट स्मॉल पी ले रहा हूं मैं, किसको, ई आई वर्क हार्ड, इसको, इस प्रोपोजिशन को मैं लेता हूं स्मॉल पी, एंड स्मॉल क्यू किसको लेते हैं हम लोग, जो दूसरा फेज है, दैट इज, एक सेकेंड माइक थोड़ा सा खुल गया, हाँ, आई विल गेट सक्सेस, आई विल गेट सक्सेस, इसको हम लोग ले लेते हैं क्यू, हो गया डन। अच्छा अब देखो फर्स्ट प्रेमाइस क्या है, फिर फर्स्ट प्रेमाइस फिर क्या है देखो, so therefore first premise is क्या बना, if I work hard, that is if P then Q, if P then Q मतलब if P then Q मतलब P implies Q, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अच्छा एंड सेकेंड प्रेमाइस क्या है, सेकेंड प्रेमाइस क्या है, आई वर्क हार्ड, दैट इज ओनली P, स्मॉल p इज द सेकेंड प्रेमाइस, हो गया डन। अच्छा तो यहाँ और सक्सेस क्या है, सॉरी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज Q, आई विल गेट सक्सेस, आई गॉट सक्सेस, वट एवर, दिस इज Q, कंक्लूजन इज Q। अच्छा लिख देते हैं कंक्लूजन, हालांकि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन इज Q। सो देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट इज, देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट इज, आर्ग्यूमेंट क्या है कि इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि, अच्छा बाय द वे इसको अगर मैं कैपिटल P से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, किसको, इस P इम्प्लाइज Q को मैं कैपिटल P से डिनोट करता हूँ, है ना, ताकि मैं इसको इस तरीके से लिख सकूँ कि कैपिटल P कॉमा स्मॉल p, मतलब ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने दो प्रेमाइसेस को लिखा है, कैपिटल P इज द फर्स्ट प्रेमाइस, स्मॉल p इज द सेकेंड प्रेमाइस, यील्ड्स, है ना, यील्ड्स कंक्लूजन, दैट इज स्मॉल q, यील्ड्स कंक्लूजन, ये वाला प्रेजेंटेशन, ये वाला रिप्रेजेंटेशन हम सभी को पता है, वी हैव यूज्ड दिस मेनी टाइम्स अर्लियर, सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट इन दिस केस। अब हम चेक करेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि नहीं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर ऑल्सो वी कैन राइट लाइक दिस, याद है ना वो टोटोलॉजी वाला फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखना है, दो प्रेमाइसेस, दो तीन जितने भी प्रेमाइसेस हो उनका इंटरसेक्शन, दैट इज उनका एंड लेना है, दिस विल बी वैलिड इफ, दिस विल बी, तुम लोग नीचे लिख सकते हो, दिस विल बी वैलिड इफ, क्या लिखना है, प्रोपोजिशन क्या क्या है, एक है कैपिटल P एक है स्मॉल p, तो इनका इंटरसेक्शन लेना है,
कैपिटल P इंटरसेक्शन स्मॉल p implies conclusion that is small q is a tautology, is a tautology। इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने ट्रूथ टेबल से तो बहुत सारा कर लिया, अब इस क्वेश्चन को हम लोग लॉज के मदद से सॉल्व करते हैं। अलजेब्राइक लॉज ऑफ कनेक्टिव, मतलब वही डी मॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव लॉ वगैरह वगैरह, तो उन लॉज की मदद से सॉल्व करते हैं जिन लॉज को हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली कवर किया था, ठीक है। आ जाओ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब हम लोग का टारगेट है ये दिखाना कि ये जो हमें प्रोपोजिशनल फंक्शन अभी हमें यहाँ पे मिला है ये टॉटोलॉजी हो। दिस इज आवर टारगेट, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं उसी से। तो यहाँ पे वैसे एक लाइन लिख सकते हो कि वी शैल प्रूव दिस यूजिंग लॉज ऑफ प्रोपोजिशंस, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देन स्टार्ट कर सकते हो। तो आई एम स्टार्टिंग विद डायरेक्टली द थिंग दैट यू हैव टू प्रूव, दैट इज कैपिटल P इंटरसेक्शन स्मॉल p इंप्लाइज स्मॉल q। अच्छा, नेक्स्ट लाइन, आई होप ये याद है। इसके बाद हम लोग जो हमेशा जो नेक्स्ट लाइन लिखते थे इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन, जो हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस लॉस की मदद से भी सॉल्व कर किया है इन द थर्ड लेक्चर, जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही है, तो वहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा इस टाइप का। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अगर तुम लोग को याद है तो, दैट इज नेगेशन ऑफ दिस कैपिटल P इंटरसेक्शन स्मॉल p और स्मॉल q। आई होप ये याद है तुम लोगों को मैंने ये कैसे लिखा, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ करता था जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड था कि सपोज कैपिटल P इंप्लाइज स्मॉल कैपिटल Q है एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। तो उसी को ही हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है ना। मनी मन इसको मैंने कैपिटल P सोचा है और इसको मैंने कैपिटल Q सोचा है, दैट्स इट। करके ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोगों ने ये लिखा है, और ये हम लोग हमेशा ये लिखते भी थे इन केस ऑफ दिस इम्प्लीकेशन वाला क्वेश्चंस। फर्स्ट लाइन हम लोग का यही होता था। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। ओके अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो कैपिटल P जो हम लोगों ने एक्चुअल में सब्स्टिट्यूट किया था, इस महाशय को फिर से यहाँ पे पुट कर देते हैं। दैट इज कैपिटल P के जगह पे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल p इंप्लाइज स्मॉल q, जो कि था हम लोगों ने ये तो समझने के लिए लिया था दिस इंटरसेक्शन। वैसे अगर तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा तो तुम शुरू से ही इसी मतलब कैपिटल P इंट्रोड्यूस करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, तुम लोग डायरेक्टली इसी से ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके ऊपर फिर से ये वाला फंडा यूज़ करते हैं। तो फिर क्या होगा, नेगेशन ऑफ P और Q, इसके साथ P का कंजंक्शन और बाहर Q का डिसजंक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करते हैं। अब डी मॉर्गन्स लॉ कैसे यूज़ होगा समझना, यहाँ पे पहले मैं लिख लूँ। अच्छा, पहले मैं दिखा दूँ कि कैसे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इंक चेंज करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे सिचुएशन ये हो रहा है कि नेगेशन ऑफ, मान लो ये ए है, ठीक है, ये ए है, यहाँ पे ब्रैकेट है, कंजंक्शन है, और ये है बी। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता था, नेगेशन ऑफ ए और नेगेशन ऑफ बी हो जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे ए क्या है, ये मेरा पूरा ए है, ठीक है, ये टर्म पूरा ए है, तो इसके सामने नेगेशन लगेगा, फिर आएगा ये वाला टर्म ए, फिर आएगा इनके बीच में एक डिसजंक्शन, फिर आएगा नेगेशन ऑफ बी, दैट इज नेगेशन ऑफ पी इन दिस केस, और इसको हम रखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, सही है। और बाहर ये जो था ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसको नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम लोगों को ये नहीं लिखना है, रैदर साइड में लिखना है यहाँ पे कि बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। ओके, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अच्छा देखो अच्छा, अब एक काम करते हैं, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करते हैं।
वो कैसे समझना, पहले मैं लिख लूँ। दैट इज देखो फिर से है यहाँ पे नेगेशन, नेगेशन के बाद है मान लो ये है ए, फिर है और फिर है बी, तो फिर से डी मॉर्गन अगर यूज करें तो क्या होगा, देखो नेगेशन ऑफ ए ये हो गया, फिर आएगा एंड, फिर आएगा नेगेशन ऑफ बी दैट इज ये, और इसके साथ ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, इसके साथ ये है नेगेशन ऑफ पी। अच्छा यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं होगा तो साथ में ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाहर इसके साथ है एक और ये, ठीक है फिलहाल ये सिचुएशन है। अच्छा ये ए नहीं होगा बाय द वे, पी होगा, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा। हाँ हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि मैं इसके नीचे ही कंटिन्यू कर सकूं। देखो नेगेशन ऑफ पी है ना, ये वाला पोर्शन देखना, ये तो पी हो जाएगा तो मैंने पी लिख दिया, फिर दिया मैंने एंड, फिर दिया मैंने नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब जैसा था वही मैंने लिखा और कुछ नहीं। फिर इसके साथ है दिस नेगेशन ऑफ पी है और बाहर है एक क्यू और के साथ। ओके अब हम क्या करते हैं, अब हम एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं। ठीक है एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं। नहीं एसोसिएटिव लॉ नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे, फिलहाल हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। वो कैसे यूज कर रहा हो देखो, मतलब देखो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से, P ठीक है, P एंड नेगेशन ऑफ P, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कुछ नहीं है, बीच में है कंजंक्शन आ गया, फिर है नेगेशन ऑफ Q नेगेशन ऑफ Q नहीं ये मैंने गलत लिखा, ये कंजंक्शन होगा, हाँ ठीक है ये कंजंक्शन होगा, ये होगा ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया और कुछ नहीं, तो P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P। अब ठीक है हाँ ठीक है, और इसके साथ बाहर एक है नेगेशन ऑफ सॉरी एक और Q जो है जो शुरू से था वही है और कुछ नहीं। ठीक है यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पे हम लोगों ने लिख देना ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया और कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। अच्छा देखो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीजें हम लोग को हमें यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि P और नेगेशन ऑफ P ये हमेशा टोटोलॉजी होगा, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड मेनी टाइम्स। कोई भी प्रोपोजिशन के साथ उसका नेगेशन का और ये हमेशा टोटोलॉजी ही होता है, नोबडी कैन स्टॉप दैट राइट। तो मैं इसके बाद ना यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तुम लोग नीचे कंटिन्यू करना, मैं असल में नेक्स्ट पेज में जाना नहीं चाहता क्योंकि ये कंटिन्यूटी फिर ब्रेक हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे उसके जगह पे मैं सिंपली टोटोलॉजी लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ है ना, तो समझ जाना वो टोटोलॉजी है। फिर उसके बाद ये एंड है तो एंड दे रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद जो टर्म है मैं उसको लिख रहा हूँ दैट इज नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P, ये मैंने लिख दिया और इसको रखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर और इसके साथ बाहर है Q। ओके अच्छा नेक्स्ट, अब टोटोलॉजी के साथ कोई भी टोटोलॉजी के साथ किसी भी टर्म का अगर हम लोग एंड करें, जो कि है यहाँ पे देखो, अगर एंड करें तो हमें वही टर्म वापस मिलता है, दैट आई हैव सेड मेनी टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P, ये टोटोलॉजी वाला पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा और इसके साथ बाहर था जो जैसे उस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं। कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं किसके ऊपर, इस टर्म के ऊपर। तो ये उल्टा हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे साइड में लॉज नहीं लिख रहा हूँ लेकिन तुम लोग लिखते रहना क्योंकि मैं हर स्टेप्स में लॉ क्या क्या यूज हो रहा है मैं वो बताते हुए जा रहा हूँ। नेक्स्ट तो इसके ऊपर मैं अगर कम्यूटेटिव लगा दूँ तो ये नेगेशन ऑफ P इधर आ जाएगा और नेगेशन ऑफ Q इधर आ जाएगा। हो गया डन, बहुत बढ़िया। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लगाने से हमें पता है क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट हो जाता है। तो मैं ब्रैकेट आ जाएगा इन दोनों के ऊपर, नेगेशन ऑफ Q और Q के ऊपर। अब फिर से कोई भी एक टर्म
और उसके साथ उसका नेगेशन का और, ये हमेशा क्या होता है, अभी मैंने बताया है, ये हमेशा टोटोलॉजी होता है। तो नेगेशन ऑफ पी और एक टोटोलॉजी। एंड नॉट ओनली दैट, किसी भी टर्म के साथ टोटोलॉजी का और करने से, देखो यहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था, इसीलिए हमें ये टर्म हमें वापस मिल गया, लेकिन यहाँ पे है और, तो किसी भी टर्म के साथ टोटोलॉजी का और करने से वो हमेशा टोटोलॉजी ही वापस करता है। सो यस, वी आर गेटिंग द टोटोलॉजी, हेंस द आर्गुमेंट इज वैलिड, therefore the argument is valid, the argument is valid। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जहां पे मेंशन कर देगा कि चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट विदाउट ट्रूथ टेबल, तो बेटा हमें यही करना है। देखो मैंने सभी तरीके से मैंने जो है वैलिडिटी चेक करने का प्रोसेसेस मैंने बता दिया, डिनाई नहीं कर सकते हो, है ना, विथ ट्रूथ टेबल, विदाउट ट्रूथ टेबल, लॉस के मदद से, या फिर जो रूल्स ऑफ इन्फरेंस हैं उनके मदद से, है ना, सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, सब कुछ, सभी टाइप्स का क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अब तुम लोगों को प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं। हालांकि मैं कुछ अभी PYQ कराने वाला हूँ, मतलब अलग से, मतलब सिर्फ PYQ जिसमें सभी मॉड्यूल से क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का PYQ अभी मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा सा सिलेबस को और अच्छे से हम लोग खत्म कर लें, फिर उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन में क्या होमवर्क दे सकता हूँ, एक क्वेश्चन में होमवर्क दे सकता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देता हूँ, क्योंकि अभी तक शायद मैंने कोई भी क्वेश्चन को होमवर्क नहीं दिया, बहुत क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक है, सो सुकृत तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही रहा है, तो तुम लोग भी करो और देखो सुकृत बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, है ना। तो इसका आंसर मुझे बताना कि ये आंसर, मतलब ये आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा कि नहीं, बस इतना बता देना और कुछ नहीं, बस इतना बताना कि ये वैलिड होगा कि नहीं होगा। और अगर हो रहा है तो कोशिश करना, मैं देखना चाहता हूँ कोई भी बच्चा क्या कमेंट में ही ये पूरा प्रूफ करके बता सकता है। देखो अगर ट्रूथ टेबल से करोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर लॉस से करोगे या फिर रूल्स ऑफ इन्फरेंस लगा के करोगे तो डेफिनेटली एक्सप्लेन कर सकते हो अपना स्टेप्स इन द कमेंट, बस और कुछ नहीं। तो जरूर बताना इसका आंसर, कमेंट करना, एंड आई विल चेक द कमेंट and I will take the name who will give the correct answer with explanation in the next video। ओके चलो, फिर से एक और क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते हैं, एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। वैसे अच्छा, बहुत सारा कर लिया इस टाइप का क्वेश्चन, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके ऊपर, तो देख लो। इफ़ इट रेन्स टुडे, ठीक है, तो P मैं ले लेता हूँ कि इट रेन्स टुडे, देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, इसको मैं Q ले लेता हूँ, क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड को मैं ले लेता हूँ Q, क्रिकेट मैच, तो इससे तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी का याद आ गया, विल नॉट बी प्लेड, पाकिस्तान में हुआ था अभी, और कितना सारा मैच रेन की वजह से अबंडेंट हो गया, कैंसिल ही हो गया। चलो उससे एक मैच में तो फ़ायदा हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का, वो अलग बात है, कोई बात नहीं। अरे जो लोग देखते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से, वो तो बड़ी, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा ओके, नेक्स्ट, क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, ये हो गया Q। चलो अच्छा, कंक्लूजन क्या है, इट रेन टुडे, तो कंक्लूजन इज ऑल्सो P एज वी कैन सी, है ना, इट रेन टुडे मतलब ये कंक्लूजन। तो ये आर्ग्यूमेंट का सिचुएशन क्या बन रहा है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या बन के आ रहा है, एक बार लिख लेते हैं सिम्बॉलिकली, आर्ग्यूमेंट बन के आ रहा है। तो फर्स्ट क्या है, इफ इट रेन्स टुडे देन क्रिकेट मैच इज नॉट प्लेड, दैट मीन्स सिंपली इट इज P इम्प्लाइज Q इज माई फर्स्ट प्रेमाइस। सेकंड प्रेमाइस क्या है, यह है सेकंड प्रेमाइस, और वो क्या है, क्रिकेट मैच इज नॉट प्लेड, तो दैट इज Q इज द सेकंड प्रेमाइस। एंड कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है कि देयरफॉर इट रेन टुडे, दैट मीन्स P इज द कंक्लूजन। ये थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, लगना भी चाहिए। देखो इसको करने के लिए वही टोटोलॉजी चेक कर सकते हो ट्रूथ टेबल बना के, लॉस से चेक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी से इसको रूल्स ऑफ इन्फरेंस से समझा देता हूँ। हालांकि हम लोग ये बहुत बार समझ चुके हैं, एंड आई होप ये तुम लोग पहचान गए होगे। इसको दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लो, मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ तुम लोगों को, शायद है या नहीं है मुझे पता नहीं, मैंने शायद पेजेस हटा दिया यहाँ से, है ना, हाँ पेजेस हटा दिया, कोई बात नहीं। तो ये पता है कौन सा था,
ये फेलेसी था, ये फेलेसी था। बस इतना इतना लॉजिक दिमाग में क्लियर कर लो कि अगर देखो, अगर ये ट्रू है, अगर नहीं, ये तो डेफिनेटली ट्रू है क्योंकि ये प्रेमाइस है, ये भी ट्रू है क्योंकि ये प्रेमाइस है। अब देखो क्यू ट्रू है और मुझे पी इंप्लाइज क्यू ट्रू चाहिए। अब पी का ट्रू होना जरूरी है क्या? पी का ट्रू होना क्या जरूरी है ताकि पी इंप्लाइज क्यू ट्रू हो? व्हेन क्यू इज ऑलरेडी ट्रू? नहीं सर, पी अगर फॉल्स भी होगा, पी अगर फॉल्स भी होगा तो भी पी इंप्लाइज क्यू ट्रू हो जाएगा। याद है इम्प्लीकेशन का? याद है? तो इसका मतलब P इज नॉट गारंटीड टू बी ट्रू, P इज नॉट गारंटीड टू बी ट्रू, P इज नॉट गारंटीड टू बी ट्रू। That means this argument is invalid. This argument is invalid. वैलिड कब होता है? जब कंक्लूजन एकदम अफर्मली, मतलब एकदम श्योरली, जब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रू होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, कोई भी सिचुएशन में होगा, हमेशा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दैट मीन्स द आर्गुमेंट इज इनवैलिड, दैट्स इट। P implies Q is true, Q is true, but P is not necessarily be true, राइट? यही था। अच्छा, कमेंट में बस इतना बताना, कमेंट में बस इतना बताना, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ से कि ये किस चीज़ का फेलेसी था, कौन से रूल का फेलेसी था, कौन से रूल का जनरेट हुआ मिस्टेक था, ये ज़रूर बताना। फेलेसी ऑफ विच रूल ऑफ इन्फरेंस? जस्ट टेल मी इन द कमेंट, फेलेसी ऑफ विच रूल ऑफ इन्फरेंस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लास्ट दो क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये दिख जाता है, मैंने शायद नहीं, वो जो एक और इसके पहले जो लेक्चर नंबर 3 था शायद लॉजिक से, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी एक इस टाइप का क्वेश्चन शायद किया था, लॉजिकली इम्प्लाइज वाला, लेकिन उसमें शायद वैलिडिटी चेक नहीं किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है? चेक वेदर दिस अ वैलिड आर्ग्यूमेंट और नॉट। मतलब सिचुएशन क्या है, देखो समझना, यहाँ पे दो प्रेमाइस है, एक प्रेमाइस है पी इम्प्लाइज क्यू, दूसरा प्रेमाइस है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, ये दोनों मेरा प्रेमाइसेस है और इससे जो कंक्लूजन ये लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं दैट इज क्यू। पूछ रहे हैं कि क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है। देखो मैंने जब बताया था, ये वैलिडिटी वाला जो आर्ग्यूमेंट का वैलिडिटी वाला स्टेटमेंट होता है, हम लोग उसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है, इस तरीके से। दूसरा एक होता है ये लॉजिकली इम्प्लाइज वाला, है ना, लॉजिकली इम्प्लाइज वाला, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है आर्ग्यूमेंट लिखने का, राइट? याद करो हम लोग ऐसे लिखते थे ना, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। क्या ये सेट ऑफ प्रेमाइसेस लॉजिकली इम्प्लाई करता है? लॉजिकली इम्प्लाइज Q। अगर ये ट्रू हो गया, if this is true then that means the argument is valid, and if it is false then the argument is not valid, is this kind of thing। ये इस तरीके से लिखते थे। या फिर जो तीसरा तरीका था, ये तो हो गया नंबर 2 वाला तरीका, और जो तीसरा तरीका था वो टोटोलॉजी वाला, राइट? तो ये भी तुम लोग किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो, चेक करने बोला है, किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली चेक करना प्रेफर करूंगा, ठीक है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली चेक करना प्रेफर करूंगा। आओ इसको समझते हैं, आ जाओ। देखो इसको P इम्प्लाइज Q लिखना, या फिर इसको हम लोग नेगेशन ऑफ P और Q भी लिख सकते हैं, है ना? एंड इसके ऊपर अगर मैं डी मॉर्गन लगा दूं, सेकंड जो प्रेमाइस है इसके ऊपर, तो हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। एंड इससे जो कंक्लूजन बना हुआ है इस Q। देखो ये मैं लिख सकता हूँ, क्यों, कैसे लिखा? क्योंकि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट है। ये स्टेटमेंट डी मॉर्गन के मदद से इसके साथ इक्विवेलेंट है, तो मैं ये डेफिनेटली लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख सकता हूँ। ये मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है। तुम लोगों का वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दूसरा हो सकता है, टोटोलॉजी से कर लो, है ना, या फिर लॉज ऑफ एल्जेब्रा से कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ। अब द थिंग इज कि देखो इफ तो क्योंकि ये एक प्रीमाइस है तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है, ये भी एक प्रीमाइस है, ये भी डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है? अब देखो अगर P ट्रू हुआ तो, अगर P ट्रू हुआ तो दैट मीन्स नेगेशन ऑफ P फॉल्स होगा। P ट्रू हुआ तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स होगा, ठीक है? तो इस स्टेटमेंट को
इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए क्यू को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्यू ट्रू हो तो इन दिस केस क्यू फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू है एंड नेगेशन ऑफ पी तो ऑलरेडी फॉल्स था। तो फॉल्स और फॉल्स, क्या ये कभी ट्रू हो सकता है? क्या ये कभी ट्रू हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ये ट्रू। दोबारा समझा रहा हूँ लॉजिक, दोबारा बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैं बता रहा हूँ कि मैं ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि सपोज पी इज ट्रू फॉर द फर्स्ट केस, तो नेगेशन ऑफ पी तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। अब अगर नेगेशन ऑफ पी फॉल्स है और मुझे ये वाला प्रोपोजिशनल फंक्शन अगर मुझे ट्रू चाहिए तो क्यू को तो ट्रू होना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है, वरना ये कैसे ट्रू होगा? दोनों में से किसी एक को तो ट्रू होना पड़ेगा, राइट। और अगर क्यू ट्रू हो गया तो डेफिनेटली नेगेशन ऑफ क्यू फॉल्स होगा एंड नेगेशन ऑफ पी तो ऑलरेडी फॉल्स हुआ था, या मतलब हो ही था, मतलब था ही हमारे पास। अब दो फॉल्स का कंजंक्शन और कैसे ट्रू हो सकता है? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स कंक्लूजन इज क्यू इज नॉट वैलिड, नहीं हो रहा है, नॉट पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, दूसरा केस करके देखते हैं। दैट इज अभी पी को फॉल्स मान के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं, पी को अभी फॉल्स मान के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। चलो पी को मैं क्यू को क्यों नहीं ले रहा हूं ट्रू या फॉल्स, क्योंकि क्यू तो कंक्लूजन है, मैं इसको कैसे ट्रू या फॉल्स लेके ऐसे चेक कर सकूं? नॉट वैलिड, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी का तो वैलिडिटी हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये हमेशा ट्रू होगा या फिर हमेशा फॉल्स होगा। तो इसलिए जो दूसरा प्रोपोजिशन है दैट इज पी, उसको लेके मैं चेक कर रहा हूँ। अब पी को मैं कर देता हूँ फॉल्स, तो नेगेशन ऑफ पी होगा ट्रू। तो अगर नेगेशन ऑफ पी ट्रू होगा, अब समझना, अगर नेगेशन ऑफ पी ट्रू होगा तो ये क्यू जो है, ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो, हमें रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि बीच में लगा हुआ है और के लिए कोई भी एक ट्रू हो दोनों में से तो वो ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब इसी से ही मुझे मिल रहा है कि क्यू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि क्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स दिस आर्ग्यूमेंट इज कंप्लीटली इनवैलिड, अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन देके मैं इसको खत्म करूंगा यहाँ पे एज होमवर्क, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लॉजिकल इम्प्लाइज वाला, चेक करना है कि होगा कि नहीं होगा करके। तो हाँ, तो यहाँ पे प्रीमाइसेस क्या है एक बार देख लो। फर्स्ट प्रीमाइस है पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज एस, ये एक प्रीमाइस है। नेगेशन ऑफ आर और पी एक प्रीमाइस है, क्यू एक प्रीमाइस है, आर एक प्रीमाइस है, और ये लॉजिकली इंप्लाई कर रहा है एस को, ठीक है। कोशिश करना इसको खुद करने का, बताना अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन, सभी को तुम लोगों को पता है कि मैं एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करवा देता हूँ बहुत सारा, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये थोड़ा सा ये गेट लेवल क्वेश्चन है, मैं वो बता दे रहा हूँ, मुश्किल क्वेश्चन है, गेट लेवल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, ये ज़रूर ट्राई करना, और इसको वही लॉज ऑफ इन्फरेंस से ट्राई करोगे तो आई थिंक आराम से हो सकता है। तो ज़रूर इसको कोशिश करना एंड बताना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ तक ही रख रहा हूँ एंड आई होप आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, अच्छे से प्रैक्टिस हुआ। और सिर्फ दो ही चीज़ अभी बाकी रहा यहाँ से, एक तो CNF DNA छोटू सा पार्ट है वो आराम से हो जाएगा, दूसरा है जो है क्वांटिफायर, तो करने से लॉजिक हो जाएगा पूरा ख़त्म।